हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रशिया और यूएसए के बीच चल रही कॉन्फ्लिक्ट को, और साथ में हम देखेंगे ये कॉन्फ्लिक्ट कितना बड़ा खतरा है वर्ल्ड पीस को। हम लगातार न्यूज़ में देखते रहते हैं कि रशिया और यूएसए के बीच टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे क्या वजह है जिस वजह से रशिया और यूएसए के बीच टेंशन्स बढ़ रही हैं। सबसे पहले हम देखेंगे किस तरह से रशिया का राइज हुआ है अंडर पुतिन। फिर हम देखेंगे किस तरह से रशिया ने क्रीमिया को अपना पार्ट बनाया। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से वो इवेंट्स हैं जिस वजह से टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं यूएसए और रशिया के बीच। और एंड में हम देखेंगे इंडिया किस तरह से अपने आप को बैलेंस करता है रशिया और यूएसए के बीच। आइए अब हम देखते हैं किस तरह से पुतिन ने रशिया में अपना होल्ड बनाया है और किस तरीके से रशिया ग्रो करा है पुतिन के अंडर। पुतिन पहली बार प्रेसिडेंट बनते हैं रशिया के 2000 में, और उसके बाद पूरी पॉलिटिकल पावर धीरे धीरे उन्होंने अपने पास कर ली है। रिसेंटली उन्होंने एक लॉ पास कराया है जो उनको 2036 तक प्रेसिडेंट बना के रखेगा रशिया का। उसी के साथ ही वो रशिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट बन जाएंगे स्टालिन के बाद। पुतिन की इसी डोमिनेंस की वजह से एक टर्म कॉइन हुआ है पुतिनिज्म, जो बताता है रशिया में पुतिन ने किस तरीके से अपने पावर को कंट्रोल किया है और रशिया को ग्रो करा है। हम देखते हैं पुतिन के अंदर रशिया में जो वीक डेमोक्रेसी थी वो धीरे धीरे ऑटोक्रेसी में बदल गई। ऑटोक्रेसी का मतलब ये होता है जहाँ पर एक पार्टी या फिर एक ही आदमी पूरे डिसीजंस लेता है गवर्नमेंट के। यहाँ पर हम पुतिन को हर डिसीजन लेता हुआ देखते हैं रशिया का। पुतिन यहाँ पर चाहते हैं कि रशिया वापस से यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन की तरह एक बड़ा पावर बने, एक डोमिनेंट पावर बने जो कोल्ड वॉर के टाइम यूएसए को टक्कर देता था। इसलिए हम देखते हैं रशिया की मिलिट्री में काफ़ी एडवांसमेंट्स हुए हैं। आप देखेंगे कि रशिया के जो नेबर्स हैं वो रशिया से डरते हैं, और जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो ट्रस्ट नहीं करती हैं रशिया पर इसी एग्रेशन की वजह से। क्रीमिया को अनेक्स करने के बाद रशिया पर काफ़ी सैंक्शंस लगाए गए और उसको आइसोलेट करने की कोशिश भी की गई, मगर पुतिन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह सामने आए और वो लगातार डिफेंड कर रहे हैं रशिया के इंटरेस्ट को। आइए अब हम देखते हैं किस तरह से रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स किया। रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स 2014 में किया। 2014 से पहले क्रीमिया यूक्रेन का पार्ट था और यूक्रेन फॉर्मर सोवियत यूनियन का पार्ट रह चुका है। इसलिए यूक्रेन में और पर्टिकुलरली क्रीमिया में रशियन ओरिजिन के लोग काफ़ी रहते हैं। और जब वहाँ पर 2014 में गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया गया तो रशिया ने अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए वहाँ पर ट्रूप्स को भेजा और 16 मार्च को वहाँ पर रिफरेंडम कराया। रिफरेंडम मतलब वहाँ पे मास वोटिंग कराई गई लोगों से और पूछा गया कि वो रशिया का पार्ट बनना चाहते हैं क्या या यूक्रेन का पार्ट रहना चाहते हैं, और इस वोटिंग का रिजल्ट रशिया के फेवर में आया, जिसके बाद रशिया ने फॉर्मली क्रीमिया को अपना पार्ट बना लिया। फ्रेंड्स, यही एक ट्रिगर पॉइंट था जिसके बाद आप रशिया और यूएस के बीच रिलेशंस को लगातार गिरता हुआ देखेंगे। रशिया मिन्स्क एग्रीमेंट साइन करता है जहाँ पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट, यूएसए और वर्ल्ड पावर्स भी थे, जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है कि क्रीमिया अब रशिया का पार्ट बन चुका है। मगर यहाँ पर यूएसए और वेस्टर्न पावर्स कुछ सैंक्शंस लगाते हैं रशिया पर, और पुतिन अपनी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की स्पीच में यूएसए को और नाटो को एक खतरा बताते हैं ग्लोबल ऑर्डर के लिए। इसके बाद हम देखते हैं और कौन कौन से वो इवेंट्स हैं जिस वजह से रशिया और यूएस के बीच रिलेशंस खराब होते जा रहे हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सीरियन सिविल वॉर। सीरियन सिविल वॉर 2011 में चालू हुआ था और यहाँ पर रशिया और यूएसए दोनों अपोजिट ग्रुप्स को सपोर्ट कर रही हैं। यहाँ पर रशिया सपोर्ट कर रहा है प्रेसिडेंट बशर अल असद को, जो रशिया के अलाय रहे हैं, इसलिए रशिया इनको सपोर्ट कर रहा है। और दूसरी तरफ यूएसए सपोर्ट कर रहा है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को, जो चाहती हैं सीरिया के अंदर डेमोक्रेसी आए। और यहाँ पर हम देखते हैं यूएसए के साथ फ्रांस, टर्की, सऊदी अरेबिया, इजराइल और यूके भी हैं, और दूसरी तरफ रशिया के साथ ईरान और शिया मिलिटेंट्स हैं। 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं और ये सिविल वॉर आज भी चल रहा है। इस सिविल वॉर की वजह से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ गई हैं इस रीजन में। लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोग या तो मर गए हैं या मिसिंग हैं। 21 लाख से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हर रोज़ 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा लोगों को खाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और साथ ही में लगभग 25% पॉपुलेशन सीरिया की इस वक्त रिफ्यूजी बन चुकी है। उन्होंने दूसरे देशों में जाकर शरणागति प्राप्त की है। तो ये दिखाता है सीरिया में वर्ल्ड पावर्स आपस में लड़ रहे हैं और सीरिया को 10 साल बाद भी एक सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, वहाँ पे शांति नहीं आ पा रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं
यूएसए के एलिगेशंस जो बोलता है कि रशिया ने 2016 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी। यहाँ पर यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की रिपोर्ट और स्पेशल काउंसलर रॉबर्ट मुलर की रिपोर्ट है जो बताती है कि रशिया ने यहाँ पर पॉलिटिकली डैमेजिंग इन्फॉर्मेशन जानबूझकर इंटरनेट पर डाली और प्रोपेगेंडा स्प्रेड करा ट्विटर पे, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर, जिससे हिलेरी क्लिंटन की इमेज को डैमेज किया जा सके और डोनाल्ड ट्रंप को जीतने में मदद मिले। और साथ ही यहाँ पर रशिया चाहता था कि लोगों का अमेरिकन डेमोक्रेसी से ट्रस्ट कम हो। नेक्स्ट हम देखते हैं जो यूएसए में कुछ प्रोमिनेंट साइबर अटैक्स हुए हैं उनमें भी रशिया का हाथ बताया जा रहा है। यहाँ पर हम दो प्रोमिनेंट साइबर अटैक देखते हैं। पहला सोलारविंड्स साइबर अटैक, जहाँ पर 18,000 प्राइवेट और गवर्नमेंट यूजर्स एक रशियन टेंटेड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं जिसके बाद उनका डाटा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। यह अटैक 2020 में हुआ था और रिसेंटली 2021 में कॉलोनियल पाइपलाइन रैंसमवेयर अटैक हुआ जहां पर इस कंपनी को अपनी 45% ईस्ट कोस्ट की गैसोलाइन सप्लाई बंद करनी पड़ी। ये अटैक डार्क साइट हैकर्स द्वारा किया गया था और यहाँ पर इस कंपनी को $4.4 मिलियन देने पड़े फिरौती में, तब जाकर उनका सिस्टम खुल पाया। फ्रेंड्स, रैंसमवेयर अटैक में हैकर आपके सिस्टम को लॉक कर देता है और अगर आपको सिस्टम को खोलना है तो आपको हैकर्स को पैसे देने पड़ते हैं, यानी कि उनको फिरौती देनी पड़ती है। इन सभी अटैक्स का ओरिजिन रशिया से है और कुछ केसेस में यूएस का एलिगेशन है कि रशियन अथॉरिटीज़ ने इन हैकर्स की मदद भी की है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूएसए और रशिया के बीच कुछ ट्रीटीज़। यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच बहुत सारी ट्रीटीज़ साइन हुई थी। बाद में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया तो उन ट्रीटीज़ को कंटिन्यू करा रशिया ने। मगर रिसेंटली हम देखते हैं रशिया और यूएसए के बीच वो ट्रीटीज़ या तो अबॉलिश हो गई हैं या रशिया और यूएसए दोनों उन ट्रीटीज़ से विड्रॉ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। ये ट्रीटी न्यूक्लियर आर्म्स को कंट्रोल करती थी और ये इंश्योर करती थी कि कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज है 500 किलोमीटर से लेके 5,500 किलोमीटर के बीच, ऐसी मिसाइल्स ना डेवलप की जाएं ना यूज़ की जाएं एक दूसरे के खिलाफ। नेक्स्ट हम देखते हैं रिसेंटली यूएसए और रशिया ने ओपन स्काईज ट्रीटी से भी विड्रॉ कर लिया है। ये ट्रीटी अलाउ करती थी सर्वेलेंस फ्लाइट्स, जिसका मतलब है कि आप दूसरी कंट्री में जाकर अपने एयरक्राफ्ट से नज़र रख सकते हैं कि वो कंट्री कौन से आर्म्स डेवलप कर रही है, कहाँ का उसने मिसाइल किस टारगेट पर लगा के रखी हैं। फ्रेंड्स, ये दिखाता है दोनों कंट्रीज़ का एक दूसरे पर ट्रस्ट काफ़ी कम हो गया है और दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे को शक की निगाह से देख रही हैं। मगर यहाँ पर एक अच्छी बात भी हुई है यूएसए और रशिया के बीच, जहाँ पर उन्होंने न्यू स्टार्ट ट्रीटी को रिन्यू करने की बात की है। फ्रेंड्स, स्टार्ट ट्रीटी का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ये ट्रीटी इंश्योर करती है कि दोनों कंट्रीज एक लिमिट से ज़्यादा न्यूक्लियर आर्म्स ना डेवलप करें और ना ही अपनी मिसाइल्स पर लगाएं। ये ट्रीटी 2026 तक वैलिड रहेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं मिलिट्री एडवांसमेंट ऑफ यूएसए एंड रशिया। यहाँ पर रशिया ने बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल्स बनाने में अमेरिका से काफ़ी अच्छी लीड ले ली है। रशिया की सरमत मिसाइल जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर बताई जा रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं एवनगार्ड मिसाइल जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसका ये मतलब है कि ये साउंड की स्पीड से तेज़ चल सकती है और ये बताया जा रहा है कि साउंड की स्पीड से लगभग 20 गुना तेज़ चल सकती है। उसके बाद रशिया की पोसेइडोन मिसाइल है जो रशिया अंडर वाटर सबमरीन के थ्रू फायर कर सकता है। रशिया के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी है जो एनिमी कंट्री की आती हुई मिसाइल को हवा में ही मार सकता है। ये सिस्टम फ्रेंड्स इंडिया ने भी रशिया से रिसेंटली खरीदा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूएसए मिसाइल्स के मामले में तो रशिया से पीछे है, मगर अमेरिका हेलीकॉप्टर्स बनाने में और एयरक्राफ्ट बनाने में रशिया से कहीं आगे है। यहाँ पर यूएसए का नया एयरक्राफ्ट B-21 रेडर बॉम्बर आया है। ये एयरक्राफ्ट प्रिसाइज जगह पर एटॉमिक बम से अटैक कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं F-35A जो दुनिया का सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट माना जाता है। नेक्स्ट यूएसए के पास भी डिफेंस सिस्टम्स हैं जैसे कि नमाज 2 एंड थर्ड, और यूएसए के पास और चिनूक हेलीकॉप्टर्स भी हैं और इंडिया ने रिसेंटली अमेरिका से चिनूक हेलीकॉप्टर्स खरीदने की डील भी की थी।
फ्रेंड्स, ये बताता है यूएसए और रशिया अपना अपना मिलिट्री एडवांसमेंट करती जा रही हैं, जो कि एक आर्म्स रेस की तरफ इशारा करता है। ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले और वर्ल्ड वॉर 2 से पहले भी हमने ऐसी ही आर्म्स रेस देखी थी। इसी को देखते हुए रिसेंटली 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स यानी कि यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर जॉइंट स्टेटमेंट दिया, जहां पर वो बोलते हैं कि वो न्यूक्लियर वॉर को अवॉइड करना चाहते हैं और आर्म्स रेस को भी अवॉइड करना चाहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यूएसए और रशिया के बीच कंटेम्प्रेरी सिनारियो, जहां पर इन दोनों कंट्रीज के बीच जो टेंशन्स हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर यूएसए को शक है कि जिस तरह से रशिया ने क्रीमिया को अपने अंदर लिया है, उसी तरह रशिया यूक्रेन पर भी अपना इन्वेजन कर सकता है और यूक्रेन को रशिया में जोड़ सकता है। इसलिए लगातार यूएसए रशिया को वार्निंग दे रहा है। और यहाँ पर यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज की कुछ रिपोर्ट्स थी, जिन्होंने बताया कि पुतिन का प्लान है कि 2022 के अंदर वो चाहते हैं यूक्रेन रशिया का पार्ट बन जाए। फ्रेंड्स, इसलिए हम देख रहे हैं ईस्टर्न यूरोप में लगातार पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बढ़ती चली जा रही हैं। नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं रशिया यूएसए को वार्निंग देता है, जहाँ पर रशिया चाहता है कि रशिया के नेबर्स और ख़ासकर वो कंट्रीज़ जो पहले सोवियत यूनियन की पार्ट थी, वो नेटो का मेंबर ना बने। फ्रेंड्स, नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक डिफेंस अलायंस है, जहां पर अगर किसी भी मेंबर कंट्री पर अटैक होता है, पूरी कंट्रीज मिलकर उस कंट्री को डिफेंड करती हैं। फ्रेंड्स, ये ऑर्गेनाइजेशन कोल्ड वॉर के टाइम बना था, जहां पर हमने देखा था कि वर्ल्ड 2 ब्लॉक्स में बढ़ गया था, एक यूएसए का ब्लॉक और एक यूएसएसआर का ब्लॉक। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और ग्रुप्स भी बने हैं बिटवीन प्रोमिनेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि अकोस ग्रुप, जहां पर ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स मेंबर हैं। ये अलायंस स्पेसिफिकली बनाई गई है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाने के लिए, खासकर टू प्रोवाइड सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। नेक्स्ट ग्रुप हम देखते हैं क्वाड ग्रुप, जहां पर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स मेंबर हैं। और ये ग्रुप भी प्रीडोमिनेंटली फोकस करता है इंडो पैसिफिक रीजन पर। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरी तरफ रशिया और चाइना काफ़ी क्लोज आ रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरह से जो वर्ल्ड है वो 2 प्रोमिनेंट ग्रुप्स में बंट रहा है, और सिमिलर कंडीशंस हमने वर्ल्ड वॉर 2 से पहले भी देखी थी। फ्रेंड्स, ये इशारा करता है कि आने वाले समय में ग्लोबल ऑर्डर और ग्लोबल पीस खतरे में है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिया अपने आप को किस तरीके से बैलेंस कर रहा है बिटवीन यूएसए एंड रशिया, जो काफ़ी क्रूशियल रहेगा वर्ल्ड ऑर्डर के लिए भी और वर्ल्ड पीस के लिए भी। यहाँ पर हम देखते हैं इंडिया को यूएसए के साथ और रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर रहा है, और जो इंडिया कोल्ड वॉर के टाइम नॉन अलाइनमेंट की बातें करता था, अब वो मल्टी अलाइनमेंट की बातें करता है। इसका ये मतलब है कि इंडिया डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ डिफरेंट लेवल्स पर इंगेजमेंट चाहता है और उनसे अच्छे रिलेशंस चाहता है। रिसेंटली हम देखते हैं इंडिया और यूएसए के बीच फ्रेंडशिप काफ़ी ग्रो हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण है जियोपॉलिटिकल सिनारियो जो हम देखते हैं साउथ एशिया में, जहां पर हम देख सकते हैं चाइना बहुत ही एग्रेसिवली राइज कर रहा है। और रिसेंटली हमने चाइना और इंडिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट भी देखा बाउंड्रीज पे। उसी के साथ चाइना इंडिया को एनसर्कल भी कर रहा है स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी के तहत। साथ में हम देखते हैं इंडिया का दूसरा हॉस्टाइल नेबर पाकिस्तान, जो इस वक्त अलाय बन चुका है चाइना का। तो इंडिया को इस वक्त इंडिया के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि वो डिफरेंट कंट्रीज से इंगेजमेंट रखे, ताकि वो चाइना पे और पाकिस्तान पर प्रेशर बना के रख सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं इंडिया और रशिया के रिलेशंस काफ़ी यूनिक हैं। राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस रशिया ने सपोर्ट किया है इंडिया को, और इंडिया यहाँ पर इस बात पर स्ट्रेस करता है जब इंडिया दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशंस एस्टेब्लिश करता है तो उसके और रशिया के बीच के रिलेशंस को कोई भी डैमेज नहीं पड़ेगा। ये दिखाता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को। और जैसे कि हम जानते हैं इंडिया फेमस रहा है हमेशा से ही अपनी चाणक्य नीति के लिए, उसी तरह इंडिया ने अपनी श्रूड डिप्लोमेटिक पॉलिसी के तहत रशिया को, चाइना को, यूएसए को और डिफरेंट कंट्रीज़ को इंगेज करके रखा है और सबके साथ अपने रिलेशंस को आगे बढ़ा रहा है। ये सब फॉरेन रिलेशन सक्सेसफुल इसलिए हैं क्योंकि इंडिया के पास है उसकी क्रेडिबल सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर का मतलब होता है फ्रेंड्स, जहाँ पर इंडिया एम्फेसाइज करता है
कल्चरल लिंकेजेस पर, इकोनॉमिक टाइज पर, ना कि मिलिट्री एंगेजमेंट पे, ना कि मिलिट्री अलायंसेस पर। फ्रेंड्स, इंडिया के कुछ फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल्स रहे हैं हमेशा से, जिनको वो फॉलो करता रहा है, इसलिए इंडिया की वर्ल्ड में जो क्रेडिबिलिटी है वो काफ़ी ऊपर है और डिफरेंट कंट्रीज इंडिया को ट्रस्ट करती हैं और रिस्पेक्ट करती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के पंचामृत, जो हैं सम्मान, संवाद, समृद्धि, सुरक्षा, संस्कृति एवं सभ्यता। फ्रेंड्स, इन प्रिंसिपल्स की वजह से ही इंडिया डिफरेंट कंट्रीज के साथ रिलेशंस बना पाया है और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया डिफरेंट कंट्रीज के बीच पीस इस्टेब्लिश करने में और ग्लोबल ऑर्डर को इस्टेब्लिश करने में कामयाब होगा और एक वर्ल्ड लीडर की भूमिका भी निभाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया यूएसए और रशिया के बारे में और देखा किस तरीके से उन दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आने वाले समय में वर्ल्ड पीस के लिए एक खतरा बन सकती है। और साथ में हमने देखा इंडिया कितने अच्छे से बैलेंस कर रहा है बिटवीन डिफरेंट वर्ल्ड पावर्स और किस तरीके से इंडिया का प्रोमिनेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है वर्ल्ड लेवल पर। और आने वाले समय में हम इंडिया का और भी इम्पोर्टेंट रोल देख सकते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।